हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पी सिंघल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, इस बार हम अपनी वीडियो में जो टॉपिक लाए हैं वो है मुगल साम्राज्य। यानी इस वीडियो का हमने पिछला भाग जो लेकर आए थे, जिसमें हमने बाबर, हुमायूं और अकबर, इन तीनों बादशाहों के बारे में, इनके जीवन से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं और इन्होंने कहाँ विजय प्राप्त की, किन किन से इनके युद्ध हुए और इन्होंने आगे अपने जो भविष्य में अपने राज्य में जो बदलाव किए, उन सभी के बारे में हमने आपको बताया था। आज की वीडियो के द्वारा हम जो आगे के बादशाह रहे, जिनमें जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और जो अन्य बाकी बातें रहीं, वो सभी बातें हम आपको आज की वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। साथ ही मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे, ये भी हम आपको आज की वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। नूरुद्दीन सलीम जहांगीर, जिनका जो शासनकाल था वो 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में राजा बहारमल की बेटी मरियम उस जमानी के गर्भ से 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, जहांगीर की माता का नाम मरियम उस जमानी था और उनका जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स, अकबर सलीम को शेखू बाबा के नाम से पुकारा करते थे और अब्दुल रहीम खान खाना को सलीम का शिक्षक और संरक्षक बनाया गया था। फ्रेंड्स, ये अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, जो अकबर के प्रमुख संरक्षक थे, बैरम खान, उनके पुत्र थे। और फ्रेंड्स, अब्दुल रहीम खान खाना एक आगे जाकर एक बहुत बड़े कवि भी बने। इसके बाद फ्रेंड्स, आगे जानेंगे इस पे। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर को बादशाह बनाया गया। उस समय उसकी आयु 36 वर्ष थी। फ्रेंड्स, ये तो जाहिर सी बात है, जो पहले के बादशाह थे वो अपने सबसे बड़े बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे। वैसा ही अकबर ने भी किया और जहांगीर उनके सबसे बड़े बेटे थे, इसीलिए उन्हें उनकी मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया। इसके बाद फ्रेंड्स, जहांगीर का विवाह राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। फ्रेंड्स, राजा भगवान दास की पुत्री यानी मानबाई जो थी, ऐसा बताते हैं कि जहांगीर में कुछ बुरी आदतें थी, जैसे वो चरस लेना और दुनिया भर के सारी नशीली दवाओं का सेवन करना। इस तरह की सारी उनमें बुरी आदतें थी, जिन्हें अकबर ने दूर करने का पूरा प्रयत्न किया, क्योंकि एक बादशाह में ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अकबर ऐसा करने में असफल रहे और इन्हीं उनकी बुरी आदतों से परेशान होकर, जहांगीर की इन सारी बुरी आदतों से परेशान होकर, उनकी पत्नी जो थी मानबाई, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, यानी आत्महत्या कर ली थी। फ्रेंड्स, ऐसा फिर उसके बाद जो उनकी बाकी पत्नियां रहीं, उनमें जो थी वो थी सबसे पहली राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई और ग्यास बेग पुत्री नूरजहां। फ्रेंड्स, ऐसा बताते हैं कि जो उनकी पत्नी थी नूरजहां, वो काफी कुशल और एकदम चतुर दिमाग वाली रानी थी। इसके बाद जहांगीर के शासनकाल में कुछ विदेशों का भी आगमन हुआ था, जिनमें कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस्रो प्रमुख थे, जो भारत में व्यापार करने की अनुमति हेतु आए थे। फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस्रो किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे कि वो शासक थे जहांगीर। इसके बाद जहांगीर के विश्वास पात्र वीर सिंह बुंदेला, ग्यास बेग और जमान बेग थे। फ्रेंड्स, जो उनके विश्वास पात्र थे उनमें वीर सिंह बुंदेला, ये वो थे जिन्होंने अबुल फजल का मर्डर किया था, यानी उनकी हत्या की थी। और जो ग्यास बेग थे, उनकी वाइफ जो थी नूरजहां, उनके पिताजी थे ग्यास बेग और उन्हें उन्होंने अपने साम्राज्य में, अपनी रियासत में दीवान भी बनाया हुआ था। इसके बाद जहांगीर काल के प्रमुख विद्रोह और विजय। फ्रेंड्स, जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए और उनकी कहाँ कहाँ विजय रही, वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला जो उनका विद्रोह रहा वो था खुसरो का विद्रोह, जो 1606 ईस्वी में हुआ। फ्रेंड्स, जो खुसरो थे वो जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे और उन्होंने जो एक राजा थे अर्जुन देव, उनके साथ मिलकर जहांगीर के विरुद्ध एक विद्रोह कर दिया, जिसे जहांगीर ने एक जालंधर के पास में एक स्थान था, भैरवल नामक स्थान, वहां पर उस विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद जो अगला विद्रोह था वो था महावत खां का विद्रोह, जिसे 1626 में जो हुआ था। इस विद्रोह में फ्रेंड्स क्या हुआ था, जो महावत खां थे, इन्होंने अपनी चालाकी से नूरजहां और जहांगीर दोनों को ही बंदी बना लिया था। लेकिन फ्रेंड, जो नूरजहां थी वो काफी बुद्धिमान थी, उन्होंने अपनी सूझबूझ से खुद को और जहांगीर को, दोनों को इस कैद से आजाद करा लिया। इसके बाद अगली जो इनकी विजय थी वो थी मेवाड़ विजय, जो 1615 में हुई। फ्रेंड्स, मेवाड़ विजय के समय उस वक्त वहां के जो शासक थे वो थे अमर सिंह। फ्रेंड्स, अमर सिंह जो थे और
इस विजय के उपरांत जहांगीर ने और अमर सिंह ने आपस में कुछ संधि की, जिसके अनुसार कुछ शर्तें रखी गई, जिनमें सबसे पहली शर्त थी कि राजपूत महिलाओं से कोई भी मुगल विवाह नहीं करेगा। दूसरा, चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं कराई जाएगी। और तीसरा, अमर सिंह को व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। तो ये थी उनकी कुछ शर्तें। इसके बाद जो विजय थी वो थी एक अगली अहमदनगर की विजय, जो 1616 में हुई थी। फ्रेंड्स, जो अहमदनगर था वो एक ऐसा राज्य था जिस पर मुगल बादशाह अकबर भी पूरा अधिकार करना चाहते थे, पर उनके शासनकाल में ऐसा नहीं हो पाया। इस पर संपूर्ण विजय दिलाई थी जो जहांगीर के सबसे छोटे बेटे थे, खुर्रम। इन्होंने ही पूरी तरह इस पर विजय प्राप्त की, और इसी से खुश होकर जो जहांगीर थे उन्होंने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान कर दी। इसके बाद फ्रेंड्स आगे आता है इसमें हमारा, जहांगीर एक साहित्य और कला प्रेमी था। उसने अपने समस्त शासन को नूरजहां को सौंप दिया था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसे लाहौर के रमणीक उद्यान में दफनाया गया। उस वक्त उनकी आयु 58 वर्ष थी। फ्रेंड्स, ऐसा बताते हैं कि जहांगीर ने अपनी कुछ बुरी आदतों के चलते एकदम खाली रहकर, निकम्मा रहकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करने का उद्देश्य बना लिया था। इसी उद्देश्य से फिर उन्होंने अपना पूरा शासनकाल नूरजहां को सौंप दिया, और फिर वो इसी इसी प्रकार नूरजहां ने उनके शासन को बहुत अच्छे से चलाया। और कुछ समय बाद जब जहांगीर की मृत्यु लाहौर से लौटते वक्त हो गई, तो उन्हें लाहौर के ही रमणीक उद्यान में दफना दिया गया। उस वक्त उनकी आयु 58 वर्ष थी। इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा शाहजहां, जिनका शासनकाल रहा 1627 से 1658 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, 24 जनवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि के साथ किया गया। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। उनकी माता का नाम जगत गोसाई था। फ्रेंड्स, जो शाहजहां थे उनकी माता का नाम था जगत गोसाई, और उनके बचपन का नाम खुर्रम था, जो जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था। अपनी कुशाग्र बुद्धि, साहस और छल बल से वह अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। फ्रेंड्स, जो जहांगीर के सबसे छोटा बेटा था खुर्रम, उन्हें ही शाहजहां के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और ऐसा बताते हैं फ्रेंड्स कि उन्होंने अपनी जो उत्तराधिकारी बनने के लिए बहुत से छल बल का प्रयोग किया था। उसके बाद उनकी जो बुद्धि, उनका साहस, उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्हें जो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। इसके बाद शाहजहां का विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री आरजुमंद बानो से हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। फ्रेंड्स, जो आसफ खां थे वो नूरजहां के भाई थे, यानी नूरजहां जहांगीर की जो पत्नी थी, उनके भाई आसफ खां, उनकी पुत्री आरजुमंद बानो से शाहजहां का विवाह हो गया, जो बाद में मुमताज महल के नाम से फेमस हुई। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ही ताजमहल की का निर्माण करवाया था, तो वही मुमताज महल, उनका असली नाम आरजुमंद बानो था। इसके बाद शाहजहां को जहांगीर के शासनकाल में एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था। इस विवाह से उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। फ्रेंड्स, ऐसा बताया जाता है कि जो जहांगीर के पुत्र यानी शाहजहां थे, उनका जो शासनकाल था वो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी उस वक्त मुगल साम्राज्य अपना चरम पर था और उन्होंने सारी उपलब्धियां हासिल कर ली थी। सबसे शक्तिशाली उनका राज्य था। शक्तिशाली राज्य होने के साथ साथ उन्होंने जो ये विवाह किया, इसके बाद उनके राज्य की ताकत और भी बढ़ गई। इसके बाद शाहजहां के समर्थक नूरजहां, आसफ खां और उनका पिता गियास बेग था। जो फ्रेंड्स उनके जो विश्वास पात्र थे, उनमें एक तो उनकी सौतेली माता नूरजहां, उनका भाई आसफ खां, और नूरजहां और आसफ खां दोनों के पिता गियास बेग, ये उस वक्त के उनके वफादार थे। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय सुख, शांतिपूर्ण और वैभवपूर्ण था। शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल था। इसके बाद सबसे पहला विद्रोह फ्रेंड्स उस समय का जो शाहजहां के शासनकाल में था, वो रहा बुंदेलखंड का विद्रोह। बुंदेलखंड का विद्रोह जो था फ्रेंड्स, जो वीर सिंह बुंदेला थे, जो जहांगीर के विश्वास पात्र थे, उनके बेटे जुझार सिंह, जो शाहजहां के शासनकाल में एक पद पर नियुक्त थे, उन्होंने प्रजा से कड़ाई करके, यानी उन्हें डरा धमका कर उनसे काफी सारा धन यानी कर के रूप में एकत्र कर लिया, और उस सारे धन को लेकर वो गायब हो गए, भाग गए। उसके बाद जब उनसे कहा गया कि तुम इस तरह क्यों किया, तुम यानी जो तुमने धन प्रजा से वसूला है, या तो उसे वापस करो या फिर राज्य में उसे शासनकाल का जो कर है उसे पेश करो। लेकिन
जो वीर सिंह बुंदेला के पुत्र यानी जुझार सिंह थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण वो उस धन को वापस करने की जगह उल्टा ही उन्होंने शाहजहां पर आक्रमण कर दिया। जिसके बाद उस आक्रमण के पश्चात शाहजहां ने भी उनको करारा जवाब दिया और इसके बाद उनसे आत्मसमर्पण करा लिया। इसके बाद जो फ्रेंड्स अगला विद्रोह रहा, वो रहा खाने जहां लोधी का विद्रोह, जिसमें फ्रेंड्स खाने जहां लोधी जो थे, वो शाहजहां के शासन में ही एक रियासत के वजीर थे, यानी कि उन्हें एक प्रांत की सूबेदारी प्राप्त थी। लेकिन उन्हें उनके हिसाब से मुगल साम्राज्य में यानी मुगल दरबार में सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, जिससे वो नाराज होकर दक्षिण में एक शासक थे निजाम शाह, उनके दरबार में पहुंच गए और वहां पर उन्हें जो निजाम शाह थे, उन्होंने उन्हें वीर की जागीरदारी प्रदान की। और फ्रेंड्स, इसके बदले में जो खाने जहां थे, उन्होंने मुगलों की सेना पर ही आक्रमण करके जो मुगलों के नियंत्रण में जो क्षेत्र थे अहमदनगर के, वो छीनकर वापस निजाम शाह को लौटा दिए। इसकी खबर फ्रेंड्स जब शाहजहां को हुई, तो वो 1629 में सेना लेकर दक्षिण में पहुंचे और जब वो दक्षिण में शाहजहां पहुंचे वहां पर, तो उन्हें यानी खाने जहां को कोई भी सहायता नहीं मिल पाई, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। और जो एक स्थान था यानी बांदा जिले का एक स्थान था सिहोदा नामक, वहां पर माधो सिंह नामक के एक अधिकारी द्वारा खाने जहां की हत्या कर दी गई। इसके बाद जो खाने जहां द्वारा जो विद्रोह किया गया, वो इस तरह समाप्त हो गया। अगला, अहमदनगर की विजय। अहमदनगर की विजय से तात्पर्य फ्रेंड्स, जो खाने जहां लोधी का विद्रोह था, वो उन्होंने अपने विद्रोह में अहमदनगर के कुछ स्थान वापस छीनकर, मुगलों से वापस छीनकर, जो वहां के निजाम शाह थे उनको लौटा दिए थे, जिससे वापस शाहजहां ने आक्रमण करके उस स्थानों को वापस प्राप्त किया। वही विजय अहमदनगर की विजय के रूप में विख्यात हुई। अगली विजय थी गोलकुंडा की विजय। फ्रेंड्स, गोलकुंडा के जो शासक थे, उनका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह, जिन पर मुगलों की सेना ने आक्रमण कर दिया था। आक्रमण करने के पश्चात जो उनकी विजय हुई, उसमें उन्होंने संधि करके गोलकुंडा पर भी प्राप्त की। इसके बाद फ्रेंड्स, बीजापुर में जो उस वक्त के सरदार थे, वो थे मोहम्मद आदिल शाह, जो अयोग्य थे, यानी कि अपने ही सरदारों पर वो नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। शाहजहां ने उस स्थिति का लाभ उठाकर बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण के पश्चात उन्हें ऐसे संकट में डाल दिया कि वो तुरंत ही संधि के लिए तैयार हो गए और इस प्रकार उन्होंने जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार शाहजहां की विजापुर में भी विजय हुई। इसके बाद फ्रेंड्स, शाहजहां के शासनकाल में उन्होंने बहुत सी राज्यों के साथ युद्ध किए, जिनमें कुछ उन्होंने विद्रोह जो किए, वो पुर्तगालियों और सिखों के साथ भी किए। पुर्तगाली के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने हेतु शाहजहां ने महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुगली, जो कोलकाता में है, उस पर अधिकार कर लिया। शाहजहां के समय में ही दक्कन और गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा था। फ्रेंड्स, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि वो कौन से मुगल शासक थे जिनके समय में एक भयंकर अकाल पड़ा था। वो थे शाहजहां, जिसका उल्लेख पीटर मुंद्री द्वारा किया गया। शाहजहां के काल में ही सिख पंथ के छठे गुरु हरगोविंद सिंह का मुगलों से संघर्ष हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। फ्रेंड्स, इसके बाद शाहजहां के जो सारे बेटे थे, जिनमें उनके जो पुत्र थे, वो दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, इन सभी में जो वहां का उत्तराधिकारी बनने के लिए आपस में झगड़े शुरू हो गए, जिसमें कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स। शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उनके पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श में उत्तराधिकार हेतु संघर्ष शुरू हो गए। पहला संघर्ष शाह शुजा और दारा के पुत्र सुलेमान में हुआ, जिसमें शाह शुजा पराजित हो गए। फ्रेंड्स, जो दारा थे, ऐसा बताया जाता है कि वो एक दयालु प्रवृत्ति वाले इंसान थे। और इसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरा उनका युद्ध हुआ, वो था औरंगजेब और मुराद बख्श की और दारा की सेना के मध्य, जिसमें फ्रेंड्स औरंगजेब की विजय हुई। और तीसरा जो युद्ध था, वो था दारा और औरंगजेब की मध्य, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। यानी फ्रेंड्स, इन सारे संघर्षों के बाद जो अंत में शासक विजयी निकला, अंत में जो राजकुमार विजय हुआ, वो था औरंगजेब और उसे ही अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगला पॉइंट है, वो है दारा की हत्या। यानी फ्रेंड्स, जो दारा थे, वो उदार और धार्मिक विचारों वाले थे, जिन्हें औरंगजेब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। युद्ध हारने के बाद जब दारा को औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया, तो औरंगजेब ने न केवल उसकी हत्या की, बल्कि हत्या से पहले ही उसको बहुत अपमानित किया गया। साथ ही जो दारा शिकोह के बेटे थे, उनका भी अब औरंगजेब द्वारा कत्ल कर दिया गया। और फ्रेंड्स, इस प्रकार औरंगजेब ने स्वयं को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
और फ्रेंड्स, इस प्रकार उत्तराधिकारी बनने की इच्छा रखते हुए ऐसा बताया जाता है कि औरंगजेब ने शाहजहां यानी अपने पिता को ही कैद खाने में बंद कर दिया था। और इस प्रकार जो शाहजहां थे उनका अंतिम समय बहुत ही कष्ट के साथ बीता। और इसी के चलते शाहजहां की मृत्यु 1666 में 74 वर्ष की आयु में हो गई। फ्रेंड्स, इसके बाद अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, जिनका शासनकाल रहा 1658 से 1707 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, औरंगजेब का पूरा नाम यही है, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से ज्यादा समय तक राज किया। अकबर के बाद इतने लंबे समय तक वह राज करने वाला पहला शासक था। अकबर द्वारा समाप्त किए गए जजिया कर को औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में पुनः लागू कर दिया। वह एक कट्टर मुस्लिम शासक था जो गैर मुस्लिम जनता पर भी शरीयत लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य, जो औरंगजेब थे उन्होंने काफी लंबे समय तक मुगल साम्राज्य का राजा के तौर पर शासन किया। और ऐसा करने वाले वो अकबर के बाद दूसरे ही शासक थे जिन्होंने इतने लंबे समय तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। और फ्रेंड्स, ऐसा बताया जाता है कि जो अकबर थे उन्होंने जजिया कर, जो एक तीर्थकर था, उसको समाप्त कर दिया गया और औरंगजेब ने उसे पुनः इस लागू कर दिया। और इसके बाद जो ऐसा भी है कि जो औरंगजेब थे वो एक कट्टर मुस्लिम शासक थे। वो हिंदू को जो या अन्य धर्म के लोग थे उन सभी को वो एक हीन दृष्टि से देखा करते थे। इसके बाद उन्होंने ही पहले वो ऐसे शासक थे जिन्होंने मुस्लिम जो गैर मुस्लिम लोग थे उन पर भी शरीयत का कानून लागू किया था। यानी फ्रेंड्स, शरीयत में जो कानून लिखे हैं वो सभी मुस्लिम के मानने के लिए अनिवार्य होते हैं और उन्हें औरंगजेब ने गैर मुस्लिम लोगों पर भी लागू कर दिया था। इसके बाद जो सबसे पहला विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में था वो था जाटों का विद्रोह। फ्रेंड्स, जो विद्रोह थे ये सबसे पहले क्यों शुरू हुए? जो औरंगजेब थे वो जितने भी भारत में बने हुए मंदिर थे या अन्य कोई भी धर्म संगठन थे उन सभी को तोड़ रहे थे। उन सभी को तोड़कर वहां पर वो ना सिर्फ वो भारतीय स्थापत्य कला का अपमान कर रहे थे बल्कि जो वहां के नागरिक थे जिनमें स्त्रियां भी थी उन सभी का भी वो अपमान कर रहे थे। इसके बाद जो उनके सैनिक थे उन्होंने इतने अत्याचार किए जिससे परेशान होकर जो सबसे पहला विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किया गया वो था जाटों का विद्रोह। इसके बाद जो अगला विद्रोह था वो था सतनामियों का विद्रोह। फ्रेंड्स, ये जो विद्रोह शुरू हुआ वो एक मुगल सैनिक और एक सतनामी साधु के मध्य झगड़े से प्रारंभ हुआ जो बाद में आगे जाकर एक बहुत बड़ा विद्रोह बन गया। और फ्रेंड्स, जो सतनामी थे वो उस वक्त के वहां एक प्रसिद्ध संप्रदाय थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे और इसी कारण उन्हें सतनामी संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। इस विद्रोह में जो सतनामी थे वो परास्त हो गए और कम से कम 2000 से के करीब सतनामी इसमें मारे गए। इसका बाद जो अगला विद्रोह था वो था सिखों का विद्रोह। फ्रेंड्स, इस विद्रोह में जो ये विद्रोह है ये कुछ इस प्रकार प्रारंभ हुआ। जो उस वक्त के सिखों के गुरु थे उनका नाम था हर राय और उनके जो मुगल बादशाह के यानी औरंगजेब के भाई थे दारा शिकोह, उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। और जो औरंगजेब थे उन्होंने उन गुरु को अपने शासन में यानी अपने दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया जिसमें उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को उन औरंगजेब के दरबार में भेजा। औरंगजेब ने उन्हें समझा बुझाकर अपनी ओर मिला लिया। इसके बाद जो सिख गुरु थे उन्होंने अपने बेटे हरिकिशन को सिख संप्रदाय की गद्दी सौंप दी जिसके कारण फिर उसके बाद उनकी 1664 में मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, जो हरिकिशन के बाद गुरु तेग बहादुर नाम से जो गुरु हर राय के सबसे बड़े यानी कि जो हरिकिशन के बाद सिख संप्रदाय की गद्दी पर बैठे वो थे गुरु तेग बहादुर। और फ्रेंड्स, उसके बाद उन्होंने औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी जिसमें वो गैर मुस्लिम लोगों को भी मुस्लिम बनने पर मजबूर किया करते थे उस नीति का उन्होंने जोर से यानी पूरा अपने दम पर विरोध किया जिसके कारण उन्हें औरंगजेब ने अपने शासन काल में अपने दरबार में बुलाया और बुलाने के बाद उन्हें कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ दो। और जब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को यातनाएं दे देकर मरवा दिया। तेग बहादुर ने अपने पुत्र गुरु गोविंद सिंह को उत्तराधिकारी बनाया था। उसके बाद फ्रेंड्स, जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने पूरी जिंदगी मुगलों से युद्ध किया जिसमें उनके चारों पुत्र थे वो मारे गए। फ्रेंड्स, उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, वो हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे।
लेकिन फ्रेंड्स इतना सब होने के बाद भी जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने हार नहीं मानी और वो अंत में दक्षिण भारत चले गए और वहां से जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद ही वो वापस आए। इसी प्रकार जो फ्रेंड्स अगला विद्रोह हुआ वो था राजपूतों का विद्रोह। फ्रेंड्स राजपूतों का विद्रोह भी कुछ इसी प्रकार था। जो औरंगजेब था वो इतना कट्टर था, वो राजपूतों को बिल्कुल समाप्त करना चाहता था और अपने मुगल साम्राज्य में ही उन्हें मिलाना चाहता था। और फ्रेंड्स जो उनकी धार्मिक नीति थी उसके चलते भी राजपूतों ने औरंगजेब का विद्रोह किया। इसके बाद फ्रेंड्स आगे इसमें है हमारा वर्ष 1682 में वह अपने पुत्र का पीछा करते हुए दक्षिण भारत पहुंचा। उसके बाद उसे उत्तर वापस भारत में वापस आने का अवसर ही नहीं मिल पाया और 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स औरंगजेब को भी अपने पुत्रों की ओर से विद्रोह का सामना करना पड़ा और ऐसा ही करते हुए वो 1682 में जब अपने पुत्र का पीछा करते हुए दक्षिण भारत पहुंच गया था, वहां से वो जिंदा वापस नहीं आ पाया, उसकी मृत्यु वहीं हो गई। और फ्रेंड्स इसके बाद जो औरंगजेब ने कुछ प्रमुख जो स्मृतियां बनवाई थी उनमें कुछ इस प्रकार थी। सबसे पहली लाहौर की बादशाही मस्जिद जो 1677 में बनवाई, दूसरी बीबी का मकबरा 1678 में और एक थी मोती मस्जिद। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे आखिर में अब आता है हमारा मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। फ्रेंड्स औरंगजेब के शासनकाल तक जो मुगल साम्राज्य था वो काफी अच्छे से रहा, लेकिन जब से औरंगजेब गद्दी पर बैठे थे उन्होंने अपने कुछ धार्मिक नीतियों के चलते, अपने रवैये के चलते मुगल साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया, जिसमें कुछ इस प्रकार था। सबसे पहला साम्राज्य की विशालता। फ्रेंड्स मुगल साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था, इतना विस्तार था उसका साम्राज्य कि जिसको संभाल पाना आने वाले जो शासक थे उनके बस में था ही नहीं। अगला औरंगजेब की धार्मिक नीति। फ्रेंड्स जो धार्मिक नीति औरंगजेब ने अपनाई थी उसके चलते भारत की सभी पूरी जनता में एक रोष उत्पन्न हो गया। और फ्रेंड्स अगर कहीं भी किसी राज्य में भी कहीं भी किसी को शासन करना होता है तो जरूरी है कि वो वहां के लोगों को प्रेम से जीते, ना कि उन पर किसी तरह का कोई भी दबाव बनाकर, जो एक मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। इसके बाद मराठों, राजपूतों और सिखों के साथ दुर्व्यवहार। फ्रेंड्स औरंगजेब ने अपने शासनकाल में सभी धर्म संप्रदायों के साथ दुर्व्यवहार किया था, जो उसके साम्राज्य के लिए एक पतन का कारण सिद्ध हुआ। अगला औरंगजेब का शंकालु स्वभाव, यानी फ्रेंड्स जो औरंगजेब के बाद के शासक थे वो इतने योग्य थे ही नहीं कि वो मुगल साम्राज्य का शासक बन सकें। यानी फ्रेंड्स जो औरंगजेब थे वो ये सोचते थे कि अगर मैंने अपने किसी भी संतान को, किसी भी पुत्र को इतना योग्य बना दिया कि वो कल को कहीं मुझसे ही आकर युद्ध ना कर बैठे, अपनी इस शंकालु प्रवृत्ति के चलते ही उसने अपने किसी भी पुत्र को ज्यादा कोई शस्त्र विद्या या कोई भी राजनीतिक ज्ञान नहीं दिया, जिसका कारण मुगल साम्राज्य के पतन के रूप में भुगतना पड़ा। अगला जनता की उपेक्षा, यानी फ्रेंड्स औरंगजेब ने जनता को बिल्कुल बिल्कुल भी ध्यान साइड रख दिया था, यानी ना तो उनके सुख दुख पर ध्यान देना और ना ही उनकी कोई किसी तरह की वैल्यू करना। कृषि की अवनति। फ्रेंड्स मुगल साम्राज्य के काल में जो मुख्य स्रोत था आय का वो था कृषि, जिसकी ओर औरंगजेब ने कोई ध्यान दिया ही नहीं। अगला राजकोष का रिक्त होना। फ्रेंड्स जब किसी प्रकार की कोई कृषि हो गई ही नहीं, ना कोई कर आएगा, तो राजकोष एक समय पर बैठे बैठे तो वो तो समाप्त होना ही था, जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। अगला अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी फ्रेंड्स जो औरंगजेब के बाद के शासक थे वो इस लायक थे ही नहीं, यानी नाम तो उनके हैं, केवल एक शासक और बचते हैं जो थे बहादुर शाह जफर। वो भी बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से जाने जाते थे, जो 1857 के युद्ध के समय शासक, आगरा के शासक थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार अंत में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। फ्रेंड्स हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आज की इस वीडियो के द्वारा हम सारे पॉइंट्स क्लियर करा पाए हों। फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी भी वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।